नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। पाकिस्तान बम गोले बारूद बरसाता है, पाकिस्तान मंदिर तोड़ता है और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान टूटे मंदिर को दोबारा बनाने का ढोंग रचते हैं। आज इंडिया की नजर पाकिस्तान की उस हरकत पर है जिसमें 2 दिन पहले एक मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। भारत के लोग ये भी देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत के किस फॉर्मूले, किस समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। और ओलंपिक्स में भले ही इंडिया कई बार आज मेडल से चूक गया, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है। तो जो पहली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डराने वाली भी है और दिल को दुखाने वाली भी, क्योंकि आपने इसी खबर को पहले नंबर पर पसंद किया है। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने परसों एक मंदिर तोड़ दिया था। जब इस तस्वीर को दुनिया ने देखा तो इमरान खान का एक टूटा हुआ ट्वीट सामने आया, क्योंकि दुनिया में उनकी सरकार की थू-थू हो रही थी। इमरान खान ट्वीट करते हैं कि मंदिर फिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये है इमरान खान नियाजी का नया पाकिस्तान, जहां हिंदुओं के मंदिर कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार हो रहे हैं। ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो पूरी दुनिया में उसे बेनकाब कर रहा है। ये तस्वीरें 4 अगस्त की हैं, जब पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहीम यार खान जिले के भोंग शरीफ इलाके में मौजूद सिद्धि विनायक मंदिर पर उन्मादी भीड़ ने हमला किया था। मूर्तियां तोड़ी गई, आगजनी की गई और पाकिस्तान की पुलिस आंखें खोलकर तमाशा देखती रही। जब ये तस्वीरें पूरी दुनिया में पहुंची तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इज्जत बचाने के लिए बस एक ट्वीट किया, घटना की निंदा की और कहा कि तोड़ फोड़ को ठीक करवाएंगे। कल भोंग में गणेश मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने पहले ही पंजाब के आईजी से बात करके आरोपियों को गिरफ्तार करने और पुलिस की लापरवाही पर एक्शन के आदेश दिए हैं। सरकार मंदिर को ठीक करवाएगी। पाकिस्तान में कट्टरपंथी मंदिर तोड़ते रहे और इमरान बस मंदिर ठीक करवाने का वादा करते रहे। अब तक यही होता आया है। इमरान ने वादा तो कर दिया, लेकिन उनके वादे पर पाकिस्तान के हिंदुओं को एतबार नहीं। तभी तो पाकिस्तान के हिंदू सांसद इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये घटना हुई 8 साल के एक हिंदू बच्चे को लेकर। दरअसल हमले से कुछ दिन पहले 8 साल के एक बच्चे ने कथित तौर पर मदरसे की लाइब्रेरी में पेशाब कर दिया था। इसे लेकर उसके खिलाफ ईश निंदा का केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। नाबालिग होने के चलते उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। बच्चे की रिहाई से नाराज कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया और मंदिर पर हमले की साजिश रची और भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में मंदिर पर हुए हमले पर भारत ने भी सख्त रुख दिखाया है और पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया। The Pakistani Charge d'Affaires in the High Commission here in Delhi was summoned today afternoon, and a firm protest was lodged expressing our grave concerns at this reprehensible incident and the continued attacks on the freedom of religion of the minority community and their places of religious worship. भारत के दबाव का ही असर है कि पाकिस्तान के पीएम को कार्रवाई वाला बयान देना पड़ा। मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और उसने इस पर चिंता जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोचिए, 8 साल का एक मासूम बच्चा जिसे हिंदू मुसलमान का पता भी नहीं होता, उसकी अनजाने में की गई हरकत को पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ने का बहाना बना लिया। दरअसल ऐसे ही कई बहानों की आड़ में पाकिस्तान में मंदिर टूटते रहे हैं और यहाँ के हिंदुओं पर जुल्म होते रहे हैं और ये सब होता है सरकार और प्रशासन की शह पर। इमरान खान अचानक पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ही राज में कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जो आज उनको याद दिलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मंदिर तोड़े गए हैं और इमरान खान ने तब चुप्पी साधी है। देखिए, पिछले साल पाकिस्तान में 6 हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। पिछले साल जनवरी में सिखों के पवित्र गुरुद्वारे ननकाना साहिब पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसकी निंदा पूरी दुनिया ने की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने हिंदू मंदिरों पर इसी साल एक रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं या फिर बेहद उपेक्षित हैं। पाकिस्तान के 365 मंदिरों में से सिर्फ 13, जी हां सिर्फ 13 बोर्ड के जरिए संचालित होते हैं। 65 मंदिरों की जिम्मेदारी
हिंदू खुद संभाल रहे हैं और बाकी बचे 287 मंदिरों पर भू माफिया का कब्जा हो चुका है। यह भू माफिया बगैर सत्ता की शय के काम नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुओं को सताकर ही इमरान की राजनीति चलती आई है, चाहे वो हिंदू हो या फिर हिंदुस्तानी। इसी दम पर पाकिस्तान की हुकूमत लगातार भारत को तंग करती रही है, भारतीयों को परेशान करती रही है। राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी होती है, जिसका एक हिस्सा चुनाव है। यूपी में पिछली बार की प्रचंड जीत को इस बार कायम रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है और इसके लिए वो ले आई है जिताऊ वोट का फॉर्मूला। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट, आप समझ जाएंगे हम क्या इशारा कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से जुड़ना और उसके 48 घंटे के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ जाने का प्लान, यानी डबल इंजन की सरकार और बीजेपी के ताकतवर संगठन ने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। आखिर एक ऐसी जीत की जंग ठहरी जो यूपी में बीते 36 साल से किसी पार्टी को नसीब हुई ही नहीं, यानी एक जीत को दोबारा दोहराना। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त दिखती है। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 350 सीट जीत करके एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आखिर बीजेपी को क्यों लगता है कि उसकी जीत पक्की है? अगर ये एक चुनावी माहौल बनाना है तो भी जीत के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों को साथ रखा है। बीजेपी के मंडलवाद को इस तरह समझिए कि उसने गैर यादव पिछड़ी जातियों पर पूरा फोकस किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में ओबीसी के लिए 27% सीटों का आरक्षण पिछली जाति के वोटों को लुभाने के काम आ सकता है। उसी तरह अनुसूचित जातियों में गैर जाटव वोटों को बीजेपी ने 2014 के चुनावों से ही अपनी तरफ लामबंद कर लिया। अब बात कमंडल की करें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। उसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल कॉरिडोर के जरिए वो हिंदू वोटों की डोर को पकड़ सकती है। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में बीजेपी का प्रभाव सिर्फ ब्राह्मणों और बनियों पर ही नहीं, करीब करीब सभी अगड़ी जातियों पर इसका असर दिखा। अब अगर हिंदुत्व का आधार देख लें, यानी हिंदुत्व की बात कर लें, तो उसका आधार और मजबूत हो जाता है। और अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया तो समझिए बीजेपी की बल्ले बल्ले। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्षी दलों को लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी खुद को मुसलमानों के रहनुमा की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को इशारों में बीजेपी भी पसंद करती है। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। बीजेपी ने अपने विजय रथ में अगर मंडल और कमंडल के पहियों को जोड़ा है तो एक पहिया विकास का भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को छापा गया है, यानी मोदी के विकास पुरुष वाली छवि को वोट बनाने में भुनाया जा सके। कल अयोध्या से पीएम मोदी का अन्नोत्सव की शुरुआत करना बताता है कि राम के साथ रोटी उनका चुनावी मुद्दा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। चुनाव में भले ही 7 महीने की देरी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर और विपक्ष का धीरे धीरे आक्रामक होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बजा रहा है। इसीलिए चुनाव से पहले की मनोवैज्ञानिक लड़ाई बीजेपी जीत लेना चाहती है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। तो ओवैसी की यूपी में एंट्री विपक्ष के लिए है खतरे की घंटी।
कल एक और महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस यात्रा का मकसद विधानसभा की उन 60 से ज्यादा सीटों पर जीत की तैयारी है जिसे बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है। इसी महीने में 1 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ और विंध्याचल के दौरे पर गए थे। बड़े नेताओं के यूपी पर फोकस के बीच बीजेपी की यूपी विजय का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। बीजेपी मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ साध रही है। एक तरफ अलग अलग जातियों को जोड़ने की कोशिश, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व वाली पहचान को बनाए रखना। उस हिंदुत्व की पहचान का चेहरा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। और इन सामाजिक समीकरणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास पर जोर देने वाली छवि है। और वोट का गणित देखें तो ओवैसी का चुनाव लड़ना मुस्लिम वोटों में विभाजन कर सकता है और यह समाजवादी पार्टी के लिए घाटे का और बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। हालांकि विपक्षी दलों को लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी को बंगाल में मुंह की खानी पड़ी थी, वही हाल यूपी में भी हो सकता है। वैसे मायावती हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ही जीत का ताल ठोकने लगे हैं और अखिलेश तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीटों वाली साइकिल की सरकार। 22 में बाइसिकल को विधानसभा तक पहुंचाने की चाहत ली अखिलेश ने हैंडल तो थाम लिया, लेकिन बीजेपी की वोट वाली तेज रफ्तार के सामने उनकी धीरे चलने वाली साइकिल क्या उन्हें सत्ता की मंजिल तक पहुंचा पाएगी? हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। अखिलेश के इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है? योगी के मुकाबले उनका प्लान क्या है? सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कोरोना की दूसरी लहर की नाराजगी का फायदा, किसान आंदोलन, छोटी पार्टियों से गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जाति का नया फार्मूला। मुस्लिम यादव वोटों के साथ ब्राह्मण और दूसरे ओबीसी वोटों पर नजर। चुनावी फार्मूला तो ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए जमीन पर उतरना भी जरूरी है। अखिलेश साइकिल लेकर सड़क पर आए तो जरूर, लेकिन बीजेपी कह रही है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन अभी प्रदेश जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद लुभावने नारे पर चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों को विकास पसंद हो गया है। यूपी में अखिलेश अकेले नहीं है, कई पार्टियां हैं जो यूपी की सत्ता की बाट पिछले 5 साल से जो रही हैं। मायावती तो मैदान में उतर भी चुकी हैं, उस फार्मूले के साथ जिसने उन्हें यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, यानी अनुसूचित जाति, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट। हम लोग उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी दम से अकेले सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस भी यूपी में अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। 3 दशकों से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस को प्रियंका गांधी पर भरोसा है, लेकिन वो भरोसा कितना काम आएगा, देखते रहिए। तो एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव है, तो दूसरी तरफ आप अपनी रक्षा के लिए कोरोना से बचिए। और कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए। हम लगातार आपसे अपील करते आ रहे हैं। लंबे समय से #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम हम चला रहे हैं। इसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, मास्क पहनिए, सेल्फी लीजिए और हमको टैग कर कर अपनी तस्वीर #ABP न्यूज़ को ट्वीट कर दीजिए। आपकी तस्वीर रोज शाम को इंडिया चाहता है हम दिखाते हैं, ताकि आपकी तस्वीरों को दिखाकर हम हिंदुस्तान के बाकी लोगों को प्रेरित कर सकें कि इन्होंने मास्क पहनकर तीसरी वेव को हराने का जिम्मा लिया है। बाकी हिंदुस्तानियों को भी अब ले लेना चाहिए। मशहूर शायर हैं बिस्मिल अजीमाबादी और उनका एक मशहूर शेर है, तेरी कुर्बानियों की चर्चा गैर की महफिल में है, तेरी कुर्बानियों की चर्चा गैर की महफिल में है। हमारी ओलंपिक हॉकी में हिंदुस्तान की बेटियों ने दम लगाकर खेला है, ऐसा खेल कि जीतने वाली ब्रिटेन की टीम भी इनके हुनर को आज सलाम कर रही थी। बस एक गोल के बत्ते भर से मैच इंडियन टीम हार गई, ब्रॉन्ज मेडल उसके हाथ से चूक गया। लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ दिलों में इन बेटियों के लिए वो जगह बन गई है जो शायद अब कभी नहीं मिटेगी। दे दनादन, एक नहीं, 2 नहीं, दागे गोल 3। लेकिन ओलंपिक महामुकाबले में
1 गोल से पिछड़कर हार गई महिला हॉकी टीम। हर हार से दिल टूटता है, लेकिन वो हार नहीं होती जो दिल जीत ले। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम जिस तरह लड़ी, वो हिंदुस्तान की प्रेरणा बन गई है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। मजबूत ब्रिटेन की टीम सामने थी। दूसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने 2 गोल दागे, जवाब भारत ने 3 गोल दाग कर दिया। गुरजीत ने 2 गोल दागे, वहीं वंदना कटारिया ने 1 गोल ठोक दिया। मैच में भारत ने बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में ब्रिटेन ने मैच में बराबरी कर ली। चौथे क्वार्टर में ब्रिटेन ने 48वें मिनट में गोल ठोक दिया। यही गोल निर्णायक साबित हुआ। मैच भले ही ब्रिटेन ने जीता, लेकिन दिल जीता हिंदुस्तान की बेटियों ने। ब्रिटेन हॉकी को भी ट्वीट के जरिए भारतीय महिला खिलाड़ियों का लोहा मानना पड़ा। क्या मुकाबला था, क्या शानदार विरोधी टीम थी। भारतीय हॉकी टीम, तुमने टोक्यो ओलंपिक में कमाल का खेल दिखाया है। तुम्हारा आने वाला वक्त कमाल का होने वाला है। टीम के अधिकतर खिलाड़ी गरीब घरों से आए हैं। मुश्किलों का सामना करके उन्होंने न सिर्फ अपने खेल को साबित किया, बल्कि देश का नाम रोशन किया। अब यही खेल भारत की बेटियों में हॉकी के लिए प्यार और लड़ने का जज्बा जरूर जगाएगा। दरअसल ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने हार कर भी हिंदुस्तान को जीतने का हुनर सिखा ही दिया है। जिस तरह की हॉकी आज इस टीम ने खेली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार हम कैसे ये मैच जीत पाए। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखता हूं। इनमें यह कि गुरजीत कौर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने 4 गोल किए हैं। फॉरवर्ड खेलने वाली वंदना कटारिया ने भी टीम का नाम रोशन किया और 4 गोल किए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो हैट्रिक लगाई। ऐसा करने वाली तो वो पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। गोलकीपर सविता पुनिया को जानिए आप। सविता पुनिया ने भी नाम रोशन किया है। हर मैच में इस कदर विरोधी गोल को रोका कि उनको टीम इंडिया की दीवार कहा जाने लगा है। जैसे मैन हॉकी में श्रीजेश को कहते हैं, वैसे फीमेल में सविता पुनिया को। और कप्तान रानी रामपाल को कौन भूल सकता है, जिनके कौशल और अनुभव ने टीम इंडिया को फाइटर बनाना सिखाया। और ये इस टोक्यो ओलंपिक की सबसे बड़ी देन है। आज चाहे पुरुष हॉकी हो या महिला हॉकी, हर खिलाड़ियों के नाम का डंका बज रहा है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया जाना चाहिए। आज वाहवाही में तो सभी शामिल हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त हॉकी को सहारा दिया जब हर कोई हॉकी से किनारा कर रहा था। ये जश्न, ये खुशी बहुत कुछ कह रही है। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। Today, the Indian women's hockey team is being recognized across the world for our efforts and hard work. This has been possible due to the support of Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji. He gave us a platform to be able to achieve our best potential and make India proud. आजकल यही वाक्य ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो जश्न मन रहा है उसके पीछे उन्हीं की सोच और फैसला है। बात साल 2018 की है। सहारा कंपनी के साथ करार खत्म हुआ। उसके बाद हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं था। तब नवीन पटनायक सरकार ने टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ 100 करोड़ की डील भी फाइनल कर दी। ऐसा उन्होंने तब किया जब हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने को कोई तैयार ही नहीं था। टोक्यो में हॉकी ने भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद पदक जीता, वहीं महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। इसी के बाद नवीन सरकार के फैसले को सलाम किया जा रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी, जिन्होंने कुछ साल पहले हॉकी इंडिया मेंस वुमेन्स दोनों टीमों को स्पॉन्सर किए 5 साल के लिए, और हॉकी के डेवलपमेंट के लिए सामने आए। बात सिर्फ स्पॉन्सरशिप की नहीं है। नवीन पटनायक ने खुद हॉकी पर ध्यान दिया है।
सुंदरगढ़ के राउरकेला में ही हॉकी का ट्रेनिंग सेंटर है। हॉकी के शानदार प्रदर्शन के बाद खुशी से झूमते हॉकी खिलाड़ियों की तस्वीरें भी यहीं से सामने आई। आगे भारत का नाम हॉकी के लिए जाना जाएगा और परिश्रम करने से निश्चित हम विश्व मंच पे हम सफल होंगे। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी सुंदरगढ़ में ही बन रहा है। यही वजह है कप्तान मनप्रीत भी सीएम पटनायक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। I would like to express our special thanks to Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, who has supported us throughout this journey. His vision for hockey and constant encouragement has helped us achieving this remarkable feat for the country. जवाब में पटनायक ने 17 अगस्त को हॉकी के पदक वीरों के स्वागत का पूरा इंतजाम कर दिया है। लड़के, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा खेला था। आपने गेम हार गया पर हमारे दिल जीत गए हैं। आप सबको बधाई हो क्योंकि आपने इतना मेहनत किया है। नवीन पटनायक खुद बचपन में हॉकी खेला करते थे। वो आज भी ये मानते हैं कि पूरे उड़ीसा में क्रिकेट से ज्यादा लोकप्रिय खेल हॉकी है। नवीन पटनायक खुद कई बार ये कह चुके हैं कि आदिवासी बच्चे तो हॉकी का स्टिक पकड़कर ही चलना सीखते हैं। मैचों के दौरान भी नवीन पटनायक की हॉकी देखते कई बार तस्वीरें सामने आई। नमस्कार। वहीं मैच के तुरंत बाद नवीन पटनायक हॉकी खिलाड़ियों से संवाद करते दिखे। इसी लगाव का नतीजा टोक्यो में खिलाड़ियों के खेल पर नजर आया। और भारत के राष्ट्रीय खेल को वाकई में अगर किसी मुख्यमंत्री ने अपना बनाया है तो वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और ये सीख इस राष्ट्रीय खेल को लेकर लगभग हर राज्य के हर मुख्यमंत्री को जरूर नवीन बाबू से लेनी चाहिए। हॉकी में टीम इंडिया कभी ओलंपिक में गोल्ड से कम पर मानती नहीं थी और बार बार सोना लाना सिखाया था ध्यानचंद साहब ने। उनके सम्मान में खेल का ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। उनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पूरा हिंदुस्तान मनाता है। 1956 में पद्म भूषण सम्मान से उनको नवाजा गया था। 1928, 32 और 36 के ओलंपिक में लगातार 3 बार ध्यानचंद साहब की बदौलत हिंदुस्तान ने गोल्ड जीता था। अपनी आत्मकथा गोल में ध्यानचंद ने लिखा है कि उन्होंने 185 मैचों में से 570 गोल किए हैं। 1936 में बर्लिन ओलंपिक का फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच हो रहा था। मैच देखने वालों में जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी आया हुआ था। ध्यानचंद ने तब 10 में से 4 गोल दागे थे और भारत वो मैच जीत गया था। उसके बाद जब पुरस्कार वितरण समारोह हुआ तो ये मशहूर किस्सा है, हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का निमंत्रण दिया, ऑफर दिया। इस पर ध्यानचंद ने दृढ़ता से कहा कि भारत बिकाऊ नहीं है। वो दिन उस साल का 15 अगस्त था। आज हम ध्यानचंद को इसलिए याद कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है और इस पर राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। जब देश हॉकी खिलाड़ियों के खेल पर फिदा है तो ऐसे में खेल पुरस्कार पर ही खेल हो गया। जब देश हॉकी खिलाड़ियों का नाम याद करने में जुटा है तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम ही बदल गया। देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। यानी राजीव गांधी खेल रत्न की जगह अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, मुझे लोगों से बहुत सुझाव मिल रहे थे। ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद के खेल की बदौलत ही भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ध्यानचंद जी को ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार खेल रत्न के नाम से दिया है। वो हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगा और वो गौरव महसूस करेगा हर खिलाड़ी। आज कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम
वहीं इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मेजर ध्यानचंद का नाम शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। इस देश में अब योग्यता, देश के प्रति समर्पण, इसको देख के आपको याद किया जाएगा। उपनाम को देख के या वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इससे हर नागरिक को प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट किया, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनता की भारी मांग है कि अहमदाबाद के नए स्टेडियम से अपना नाम हटाकर किसी खिलाड़ी के नाम पर कर दीजिए। खिलाड़ियों के सम्मान में भी राजनीतिक दांवपेच क्यों? 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया था। अब भी देश में कई स्टेडियम और खेल से जुड़ी चीजें ऐसी हैं जिनका नाम खिलाड़ियों के नाम पर नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब इन्हें भी बदला जाएगा? टोक्यो ओलंपिक की बात चल रही है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कभी जीत मिली है भारत को तो कभी हार मिली, लेकिन उम्मीदों का आसमान यहीं पर अभी खत्म नहीं हो पाया है। कल नीरज चोपड़ा से जैवलिन थ्रो में उम्मीद है उनका फाइनल मुकाबला होना है, तो अदिति अशोक से गोल्फ में उम्मीद की जा रही है कि वो तमगा जरूर हासिल करेंगी और बजरंग पुनिया को कुश्ती में ब्रॉन्ज के लिए लड़ना है। यानी कल 3 और मेडल की उम्मीद भारत लगा सकता है। और इसमें भी खास बात यह कि कल जेवलिन थ्रो के जरिए ही सही भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि नीरज चोपड़ा के सामने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद होंगे जो कि बराबरी का भाला फेंक रहे हैं। अब तक आपने क्रिकेट में भारत पाक मैच का रोमांच देखा होगा या फिर हॉकी में भारत पाक का दम देखा होगा। पड़ोसी देशों में खेल का मैदान भी जंग के मैदान से कम नहीं होता, लेकिन पहली बार ओलंपिक में भारत पाक की रोमांचक टक्कर कल होने जा रही है। भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में टकराएंगे भारत पाक। ये टक्कर होगी भारत के नीरज चोपड़ा बनाम पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच। भाला फेंक प्रतियोगिता में कुल 12 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड के नतीजों के आधार पर नीरज चोपड़ा पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम। पर भाले को नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा 86.65 मीटर दूर फेंका, वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 85.16 मीटर फेंक सके, यानी भारत के नीरज से 1.49 मीटर कम। वैसे भारत के नीरज चोपड़ा 2018 के एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके हैं। 2018 में नीरज ने भाले को 88.06 मीटर फेंककर गोल्ड जीता था। पाकिस्तान के अरशदी को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स के पहले कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीत चुके हैं और अब उनकी नजर दुनिया के सबसे बड़े मेडल यानी ओलंपिक गोल्ड पर टिकी है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। 12 में से कम 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी न कभी नीरज से ज्यादा भाला फेंक चुके हैं। लेकिन अगर नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया तो भारत का एक पदक और पक्का हो जाएगा। हमारी तरफ से इन तीनों खिलाड़ियों को कल के मैच के लिए शुभकामनाएं और टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों को विजय मिले, देश के तमाम लोग यही शुभकामनाएं लगातार दे रहे हैं। और देश की जय और खिलाड़ियों की विजय को सम्मान देने के लिए ही मैंने आज सुबह जो शब्द पोस्ट किया वो है विजय। विशाल मल्होत्रा ने लिखा है, दुनिया की हर लड़ाई जीत कर भी वो व्यक्ति हार जाता है जिसने अपने ऊपर या अपनी इच्छाओं पर विजय न प्राप्त की हो। सागर जैन ने आज ट्वीट किया है, सत्य के असत्य पर विजय सुनिश्चित है। दौर कोई भी हो, रावण का हो या हिटलर का, अहंकार का अंत सुनिश्चित है। जो लहरों के साथ बढ़ते हैं वो भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो बहाव के साथ बहते नहीं हैं, भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं, विजय उन्हीं की होती है। अब आपकी आवाज पर कोई साथ ना आए तो अकेले चलो, विजय का यह मंत्र दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।